सो भाई दिवाली तो ओवर हो गई है, तो अब कमबैक की बारी है। तो कमबैक हम किससे करने वाले हैं? तो बहुत सारी सीरीज मैंने जो आप सभी के लिए प्लान कर रखी है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारी चीजें हम इसी चैनल पर करने वाले हैं। तो द वेरी फर्स्ट सीरीज जो कि यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी कीवर्ड सीरीज। अब क्या होने वाला है इस सीरीज में तो मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये चैप्टर वाइज हम करेंगे, जिससे जो है आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उनका तो बिल्कुल जो है प्लान सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स जो है काफी करीब आ गए हैं। मतलब आप लगा सकते हो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने आपके पास बचे हैं। और 4 महीने में आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस है, तुम्हारे पास हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सब कुछ पढ़ना है। तो इन 4 महीनों में सारी चीजें आपको कैसे करनी है, और 4 महीनों में पॉलिटिकल साइंस किस तरीके से कंप्लीट करके बार बार रिवीजन करनी है, वो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। तो देखो यार, इस कीवर्ड सीरीज में हर एक चैप्टर के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि जब आप अपने एग्जाम में लिखकर आते हो, अपने 6 मार्कर में, 4 मार्कर में, 2 मार्कर में, जब वो कीवर्ड लिख कर आते हो तो आपके जो एग्जामिनर होता है वो आपको, जो आपका इवैल्यूएटर होता है, जो कॉपी चेकर होता है, वो आपको फ्री के मार्क्स यहाँ पे दे देता है, बिकॉज उसको वो वर्ड दिख गया कि हाँ यार ये एनसीईआरटी का वर्ड है, इस बच्चे ने अगर ये लिख दिया तो मतलब इसको आता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चे हर चैप्टर के, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और अगर आपने वो वर्ड्स अच्छे से कर लिए तो आप अंदर तो खुद भी लिख सकते हो। इतनी इंग्लिश तो हम सभी को आती होती है कि यार कीवर्ड याद आ गया, मैं अंदर 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 खुद ब खुद जो है चीजों को यहाँ पे लिख दूंगा। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग सी यहाँ पे एक सीरीज लेकर आए जाए जिससे आप सभी को फायदा हो। तो दिस इज आवर कीवर्ड सीरीज एंड दिस विल हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग में जिन भी बच्चों को दिक्कत आती है उनकी प्रॉब्लम इस सीरीज से समाप्त हो जाएगी। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये सीरीज जल्दी से जल्दी खत्म भी हो जाए स्टार्ट होते हुए। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, आप जो है सीरीज से स्टे ट्यून्ड रहना, मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहना, बिकॉज अब जो है हमारी जो स्पीड है वो 3rd गियर में आ चुकी है, बिकॉज अब जो है हमें बहुत सारी चीजें करनी है, बिकॉज अब एग्जाम का टाइम आता जा रहा है। सो जितने ही बच्चे अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि मैम ये मेरी पहली वीडियो है जो मैंने आपकी देखी है। ठीक है, फिर तो आप सब लोग जो है मेरे चैनल में, टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, और हम सब लोग साथ में भैया पॉलिटिकल साइंस को फोड़ेंगे। सो मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस की मेंटर, गाइडेंस गुरु, चीयर लीडर, हमसफर, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, और हम सब लोग मिलकर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के पुंगी बजाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। तो देखो यार, आज मैं कौन से चैप्टर लेकर आई हूँ? आज मैं हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, वो लेकर आई हूं। तो यहाँ पे जो है बच्चे, मैं इस वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लिया करूंगी क्योंकि ये पहली है तो थोड़ी सी ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि थोड़ा इंट्रो भी दिया है मैंने, बट यूजली 10 से 15 मिनट ही मैं लिया करूंगी और आपका पूरा चैप्टर जो है इस वीडियो की मदद से रिवाइज हो जाएगा। तो यार देखो, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर है, तो स्टार्टिंग में जो है आपको बताया जाता है कि हमारा कोल्ड वॉर खत्म हो गया है ना। कोल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, यूएसए और यूएसएसआर के बाद। तो मैम जब भी कोल्ड वॉर के बारे में पूछा जाए तो हमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करने चाहिए? तो बच्चे सबसे पहले आप बर्लिन वॉल के फॉल के बारे में बताओगे, जो कि 1989 में हुए थे। फिर आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेकंड वर्ल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक के बारे में बता सकते हो, सेकंड वर्ल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक, क्योंकि बच्चे सेकंड वर्ल्ड यहाँ पे जो है खत्म हो गया था, यूएसएसआर यहाँ पे जो है फॉल हुआ था, है ना। जब बर्लिन वॉल फॉल हुआ था तो उसके बाद आपने देखा कि यूएसएसआर फॉल हो गया था, है ना। हमने जो है यहाँ पे देखा कि लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कोल्ड वॉर, है ना। कोल्ड वॉर के खत्म होने में, बर्लिन वॉल के फॉल होने में सिटीजन्स का बहुत ज्यादा रोल रहा है। यहाँ पे आप जर्मनी यूनिफिकेशन वाला पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि बच्चे जब बर्लिन वॉल फॉल हुई तो जर्मनी यूनिफाई हो गई, क्योंकि जो बर्लिन वॉल थी जर्मनी को ही तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करी थी ना, ईस्ट और वेस्ट में। तो जब भी बर्लिन वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप जर्मनी यूनिफिकेशन वाला पॉइंट जरूर लिखेंगे। ऑल्सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? जब बर्लिन वॉल फॉल हुआ उसके बाद जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, मतलब यूएसएसआर फॉल हुआ, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का कोलैप्स हुआ, तो ये वाला पॉइंट भी आपको देखने, ये वाला पॉइंट भी आप साथ में मेंशन करेंगे। और लास्ट में सोवियत डिसइंटीग्रेशन और एंड ऑफ यूएसएसआर, आप ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर, बट आप ये अलग अलग वर्ड्स यूज करके जो है
जब आपका क्वेश्चन आता है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से लेकर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर से लेकर, या फिर बर्लिन वॉल के फॉल से लेकर, तो आप ये कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। तो साथ साथ मैं आपको बता भी रही हूँ कि क्वेश्चन अगर जिस तरीके से बनेगा तो आपको कहाँ पर ये कीवर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से ना आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, अगर कोई आपसे सोवियत सिस्टम क्या होता है ना, सोवियत सिस्टम क्या होता है ये आपसे पूछे तो आपको कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करना है। सबसे पहले आपको बताना है यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये आपको बनाना है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म बतानी है। इट वाज अ पॉलिटिकल एंटिटी, है ना, क्या था, एक पॉलिटिकल एंटिटी थी। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि सोवियत यूनियन कब बना था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था 1917 का, उसी के थ्रू जो है यूएसएसआर बना था। और सोवियत सिस्टम क्या चाहता था, सोवियत सिस्टम चाहता था कि हमारी एक इजालिटेरियन सोसाइटी हम बनाए, है ना, इजालिटेरियन सोसाइटी की बात की गई थी। तो आप ये कीवर्ड इजालिटेरियन वाला वर्ड आप यूज करोगे तो टीचर को अच्छा लगेगा कि हाँ यार बच्चे ने पढ़ा है, बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है। आप अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखो, बिकॉज यूएसएसआर के अंदर क्या होता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट अबॉलिश कर दिया गया था, है ना। स्टेट की प्रिमेसी रहती थी, मतलब पावर जो है सारी स्टेट के पास थी, सरकार के पास थी, यूएसएसआर के पास। ठीक है, तो आप ये चीज पॉइंट आप लिख सकते हो। कम्युनिस्ट पार्टी की मोनोपोली थी, वन पार्टी रूल था, है ना। सोवियत सिस्टम जब एक्सप्लेन करने को आए तो बच्चे आपको मैंने यहाँ पे कितने पॉइंट्स दे दिए, 5 पॉइंट्स दे दिया। आप आराम से ये 5 पॉइंट्स याद करके अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। ठीक है बच्चे, कम्युनिस्ट पार्टी की मोनोपोली थी, वन पार्टी रूल था, ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। जब आप सोवियत सिस्टम में लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो बच्चे, सोवियत सिस्टम में प्लान्ड इकोनॉमी थी, मतलब जो इकोनॉमी थी स्टेट कंट्रोल्ड थी, है ना। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, सोवियत के द्वारा एक मिलिट्री अलायंस भी यहाँ पे बनाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉरसॉ पैक्ट, जो कि नेटो के अगेंस्ट में बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हो सोवियत सिस्टम के अंदर कि रशिया की डोमिनेंस थी। किसकी डोमिनेंस थी, रशिया की डोमिनेंस थी। और यहाँ पे रिपब्लिक इनइक्वालिटी थी, क्योंकि कुछ एथनिसिटी के पास ज्यादा पावर थी, रशियंस के पास ज्यादा पावर थी, बाकी जो यूरोपियन नेशन है जो यूएसएसआर के अंदर थे उनके पास इतनी पावर नहीं थी। ठीक है, तो वो चीज आपको याद रखनी है। ऑल्सो सोवियत यूनियन में हमें क्या देखने को मिला, ये 2 वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म हमें देखने को मिला। याद रखेंगे आप, ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म, जो कि उस यूएसएसआर के फ्लॉज जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हमेशा मेंशन करते हैं। ऑल्सो यूएसएसआर के अंदर क्या था बच्चे, डेमोक्रेसी की कमी थी, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देती थी। तो ये भी क्या दिखाते हैं, यूएसएसआर के वीकनेस दिखाते हैं। तो ये वीकनेस में आप लैक ऑफ डेमोक्रेसी, रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म वाले कीवर्ड्स यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चे, क्योंकि ये वर्ड्स ना आपके एनसीईआरटी के वर्ड्स है। तो इन वर्ड्स को यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप सबने एक एक बार भी चैप्टर्स पढ़े हैं सो आप एग्री करोगे मेरे साथ कि अगर हाँ मैम, अगर हम ये वर्ड्स यूज करेंगे तो हमारा आंसर बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो सोवियत सिस्टम में आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। बट वहीं पर अगर आपसे इकोनॉमिक एंड सोशल फीचर्स पूछे जाए यूएसएसआर के, तो आप क्या क्या लिखोगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इकोनॉमी कैसी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मशीनरी प्रोडक्शन थी, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, सोवियत इकोनॉमी में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, है ना, मशीनरी प्रोडक्शन थी, एनर्जी रिसोर्सेज, ये तीनों पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑल्सो हमने क्या देखा कि मैम इंडस्ट्रीज होते हुए भी दिक्कत क्या आ गई थी, स्टैग्नेंट हो गई थी इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर गुड्स शॉर्टेज, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स यहाँ पे कम पड़ गए थे। तो हमने क्या देखा कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, टेक्नोलॉजी भी स्टैग्नेंट थी हमारे पास, टेक्नोलॉजी हम यूएसए से कंपीट नहीं कर पा रहे थे, है ना। बट इन्हीं सब के बीच में हम फिर भी जो है, सरकार किसका ध्यान रखता था, सरकार ध्यान रखता था लोगों का, मतलब लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और चाइल्ड केयर तो मिला, मिनिमम सारी जो सर्विसेज होती है वो उनको प्रोवाइड हुई। ठीक है, माना इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट हो गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है स्टैग्नेंट हो गया था, टेक्नोलॉजी स्टैग्नेंट हो गई थी, बट स्टेट जो है सबका वेलफेयर करता था। तो ये वाला पॉइंट भी आप यूएसएसआर की इकोनॉमी वाले में लिख सकते हो। ऑल्सो ये आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, क्योंकि हमने पढ़ा यूएसएसआर में क्या था, ब्यूरोक्रेसी थी, है ना, ब्यूरोक्रेसी थी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खास एफिशिएंसी नहीं थी, करप्शन था, इनएफिशिएंसी थी। तो आप ये वाला पॉइंट भी, जब इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। मिलिट्री के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा था, आर्म्स रेस थी, मिलिट्री स्पेंडिंग थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर बहुत बर्डन आ गया था। ऑलरेडी इट वाज स्टैग्नेंट, और ऊपर से जब हम मिलिट्री स्पेंडिंग कर रहे थे और आर्म्स रेस में आ गए थे तो बहुत ज्यादा बर्डन आ गया था, है ना। और ये अफगानिस्तान इन्वेजन वाला पॉइंट आप लिख सकते हो। अफगानिस्तान का जो इन्वेजन किया गया 1979 में, उसकी वजह से जो है हमारा
थोड़ा सा यूएसएसआर का सिस्टम और ज्यादा वीकन अप हो गया। तो बच्चे जब इकोनॉमी एक्सप्लेन करने को आए आपको यूएसएसआर की, तो आप ये वाले इकोनॉमिक एंड सोशल फीचर्स एक्सप्लेन करने को आए आपके यूएसएसआर के, तो बच्चे आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो। और आपको जो है बच्चे मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपके एग्जाम से पहले जब भी एग्जाम वाले दिन आपको रिवाइज करना हो, कीवर्ड्स रिवाइज करना हो, तो जिससे आप रिवाइज कर सके। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो बच्चे क्लास के एंड तक जरूर रुकिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल दे दूंगी, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। ऑल्सो मेरे नीचे लिंक भी दी गई होगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की, आप वहां से भी इस पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकते हो। आगे चलते हैं हमारे लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। लीडर्स भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शॉर्ट में कीवर्ड्स यहाँ पे डाल दिया। व्लादिमीर लेनिन क्या थे? बोल्शेविक फाउंडर थे, रशियन रेवोल्यूशन इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। जोसेफ स्टालिन क्या थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उनके टाइम पीरियड में, कलेक्टिवाइजेशन देखा एग्रीकल्चर का, और वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री इन्हीं के टाइम पीरियड में थी, और इनके टाइम पीरियड को हम ग्रेट टेरर का टाइम पीरियड बोलते हैं। निकिता क्रुश्चेव के टाइम पीरियड में हमने क्या देखने को मिला? डीस्टालिनाइजेशन, उन्होंने स्टालिन वाला जो भी सारा कॉन्सेप्ट था उसको जो यहाँ पे खत्म किया। इन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बारे में बात करी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बात करी, है ना। लायोनेड ब्रेजनेव के टाइम पीरियड में हमें डेटॉन्ट का फीचर जो है देखने को मिला। अफगानिस्तान इन्वेजन बच्चे लायोनेड ब्रेजनेव के टाइम पीरियड में हुआ, और जो चेकोस्लोवाकिया को हमने सप्रेस किया था, सप्रेशन जो हुआ था उसका, वो भी लायोनेड ब्रेजनेव के टाइम में हुआ था। मिखाइल गोर्बाचोव, वेरी इंपॉर्टेंट, मिखाइल गोर्बाचोव यहाँ पे बच्चे हमें कहाँ पे देखने को मिले थे? मिखाइल गोर्बाचोव के टाइम पीरियड में हमें यहाँ पे पेरेस्ट्रोइका देखने को मिला, है ना, ग्लासनोस्ट देखने को मिला, आर्म्स रिडक्शन देखने को मिला, डेमोक्रेटाइजेशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, ये आप याद रखेंगे। मिशाइल गोर्बाचोव। बोरिस येल्सिन के टाइम पीरियड में बच्चे हमें क्या देखने को मिला? बोरिस, ये दोनों ईयर बच्चे मैं चेंज कर दूंगी, आप इसको टेंशन मत लीजिए, थोड़े से अलग गलत हो गए, बट इनको मैं चेंज करके आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बोरिस येल्सिन, उन्होंने कूप, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? कूप हुआ था, इन्होंने जो कूप को अपोज किया था तो ये हीरो बन गए थे, एंड ही वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और इन्हीं के टाइम पीरियड में यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ था। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स दे दिया आपको कि इनके बारे में कोई आपसे पूछेगा तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, इनके बारे में आपसे कोई पूछेगा तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, इनके बारे में कोई पूछेगा तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, इनके बारे में ये, इनके बारे में ये, इनके बारे में ये। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर हम बात करें गोर्बाचोव के बारे में, बच्चे पूछा जाता है ये गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, तो आप इसमें क्या क्या कीवर्ड्स लिखोगे? पेरेस्ट्रोइका लिखोगे, द मीनिंग ऑफ दैट वाज रीस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट, है ना, ये रिफॉर्म्स उनके द्वारा किए गए थे, उनके द्वारा जो है पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन किया गया था, ये वर्ड्स आप यूज करोगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्ट्स हुए थे और उन्होंने उसमें इंटरवेंशन नहीं किया था, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी इन ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्ट्स, ये वाला पॉइंट भी आपको जरूर मेंशन करना है। कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पे अपोज किया, क्योंकि हार्ड लाइनर्स जो थे, बिल्कुल जो सख्त यूएसएसआर की तरफ, यूएसएसआर में विश्वास रखते थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे, उन्होंने क्या किया? कूप अटेम्प्ट किया 1991 में, है ना। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिला कि इसी की वजह से जो है क्या हुआ, हमारे लोगों के, मतलब बहुत सारे जो यूएसएसआर के अंदर अलग अलग टेरिटरीज थी, उनमें अब नेशनलिज्म की भावना आ रही थी, है ना, तब वही एक डिसइंटीग्रेशन का कारण बना। नेशनलिज्म, सॉवरेनिटी मूवमेंट्स, दे बिकेम द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन, ये मैं आपको हमेशा लिखवाती हूँ। तो नेशनलिज्म वाज आल्सो वन ऑफ द कारण जिसकी वजह से क्या हुआ? यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, है ना। फिर डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, और जो जितनी भी सारी 15 रिपब्लिक्स है वो इंडिपेंडेंस हो गई। अब पावर जो शिफ्ट हो गई सेंटर से रीजन्स की टुवर्ड्स। तो ये सारे पॉइंट्स आपसे जब भी कोई यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन पूछे तो आप उनमें ये कीवर्ड्स जो है आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चे। वहीं पर अब आप देखोगे, अगर कोई आपसे पूछे कि मैम डिसइंटीग्रेशन होने के कारण क्या थे, तो एक तो देखो कारण आप गोर्बाचोव और डिसइंटीग्रेशन वाले उनमें से भी उठा सकते हो, और अगर आपको कोई कारण और बताने हो कि यूएसएसआर क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, क्योंकि बुक में 2 बार ऐसे मेंशन कर रखा है, तो आप एक तो लिख सकते हो क्योंकि इकोनॉमी जो स्टेगनेंट हो गई थी, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई थी, मिलिट्री एंड आर्म्स के ऊपर ज्यादा खर्चा हो रहा था, अफगानिस्तान वॉर वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। यहाँ पे आप गोर्बाचोव की पॉलिसीज भी ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट थी, करप्शन था, ब्यूरोक्रेसी था, डेमोक्रेसी की कमी थी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, और यहाँ पे जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था उनको सप्रेस कर दिया जाता था। सो दीज बिकेम द कारण फॉर द डिसइंटीग्रेशन। सो दीज आर द एडिशनल कारणस, दीज आर द एडिशनल कीवर्ड्स जो कि आप डिसइंटीग्रेशन वाले में लिख सकते हो, ठीक है। आपको बस ये येलो येलो वाले लर्न करने हैं बच्चे। अगर आपने इतना भी लर्न कर लिया ना तो यार आपको आंसर राइटिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
वहीं पर और क्या लिख सकते हो, देखो गॉर्बाचोव रिफॉर्म्स, मैंने आपको बोला ना, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म वाला, रीजनल डिस्पैरिटीज, रशियन डोमिनेंस था, है ना, रीजनल डिस्पैरिटीज होती है, रशिया का डोमिनेंस था, तो जिसकी वजह से जो बाकी जो रीजन्स थे उनको जो है यहाँ पे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी एंड दे वांटेड कि हम जो यूएसएसआर से अलग हो जाए, तो वो भी एक कारण बना डिसइंटीग्रेशन का, तो ये भी आप याद रखोगे। ऑल्सो अगर हम बात करें मैम कंसिक्वेंसेज में क्या लिखे, सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके कंसिक्वेंसेज क्या हुए, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या देखने को मिला, तो बच्चा पहला इफेक्ट मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, जो आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट चल रहा था वो खत्म हो गया। क्योंकि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी वाला जो वॉर था खत्म हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड हमें देखने को मिला, यूएस सुपर पावर बना, लिबरल डेमोक्रेसी आई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अब ज्यादा बढ़ रही थी, है ना, न्यू कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिली, बाल्टिक स्टेट, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप में, EU एंड नेटो एस्पिरेशंस, अब जो है यूरोपियन यूनियन बनने लग गया, है ना, हमने देखा था ना यूरोपियन यूनियन का जो इंटीग्रेशन है वो फासन अप हो गया था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, है ना, और नेटो भी यहाँ पे और एस्पिरेशन आ रहा था, और भी नए नए मेंबर्स को ऐड ऑन कर रहा था, मल्टीपोलर वर्ल्ड और न्यू ग्लोबल प्लेयर्स अब इमर्ज होकर आ रहे थे। तो बच्चे ये पॉइंट्स आपको सिर्फ ये कीवर्ड्स याद करने हैं, अगर आपने ये कीवर्ड्स अपने आंसर में लिख दिए ना तो भैया आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता, ट्रस्ट मी, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मैम पोस्ट कम्युनिस्ट ट्रांजिशन, मतलब शॉक थेरेपी का क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखोगे, तो शॉक थेरेपी में सबसे पहला वर्ड हम क्या दिखते हैं, दैट इट वाज अ सडन ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म टू प्राइवेट ओनरशिप, वॉट एवर यू वांट टू राइट, है ना। इसमें हमें क्या देखने को मिला, प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेट ओनरशिप, एंड ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग देखने को मिला, फ्री ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओपननेस, ये सारे फीचर्स आप लिख सकते हो शॉक थेरेपी में। और यहाँ पे जो पुराने सोवियत ट्रेड अलायंसेस थे वो यहाँ पे ब्रेकअप हो गए थे और न्यू ट्रेड अलायंसेस यहाँ पे फॉर्म किए गए थे। और क्या लिख सकते हो बच्चे शॉक थेरेपी में, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिला शॉक थेरेपी में, इन्फ्लेशन, सेविंग्स जो है खत्म हो गई, तो इनमें से कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो, इन सबको कंबाइन करके एक आंसर बना सकते हो। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज काफी हो गई थी, रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिली, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे वीक थे, है ना, और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे वीक थे बट स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स वो थे। और यहाँ पे सेंट्रल एशिया में कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियनिज्म देखने को मिल रहा था। देखो यार ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिन्होंने एटलीस्ट एक दो बार चैप्टर पढ़े हैं। अगर तुम ऐसी मुंह उठा के आ गए हो कि मैम चैप्टर तो कभी हमने पढ़ा नहीं, अब हम यही सुन रहे हैं आपका, तो बच्चे फिर दैट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज आपको एटलीस्ट एक बेस पता होना चाहिए, है ना। नोट्स मतलब आपको अगर चैप्टर का फ्लो पता होगा तो आपको ये वीडियो बेनिफिट करेगी फॉर रिवीजन पर्पस and for writing those, for remembering those keywords which are important, otherwise वीडियो का फायदा नहीं हो पाएगा आपको, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि मैम क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले थे, क्योंकि आप देखोगे जो हमारा यूएसएसआर वाला जो एरिया था उसमें हमें पोस्ट यूएसएसआर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, जैसे सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हमें देखने को मिली, सिविल वॉर्स और इंसर्जेंसी जैसे रशिया, चेचनिया, दागिस्तान, ताजिकिस्तान में, है ना, नगोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट, आर्मेनिया, अजरबैजान टेंशंस हमें देखने को मिली, एथनिक एंड सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स, बल्कन वॉर्स, यूगोस्लेविया का ब्रेकअप, है ना, एक्सटर्नल इंटरवेंशन हमें देखा कि यूएस चाइना का इंटरेस्ट, हमने जियोपॉलिटिकल कंपटीशन वाला पॉइंट, यहाँ पे आप हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज का कंट्रोल, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस का कंट्रोल, ये वाले पॉइंट भी आप लिख सकते हो। वैसे तो इसमें जो है ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, 2 मार्कर्स आते हैं, इसमें 6 मार्कर्स थोड़ा कम आता है, बट फिर भी थोड़े से ये वाले पॉइंट्स आप लिख सकते हो अगर आपसे कोई कंफ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी पूछे इन द पोस्ट यूएसएसआर पीरियड, तो आप ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के बारे में कोई पूछे कि इंडिया का क्या रिलेशन था पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ, तो यहाँ पे आप इंडिया रशिया के रिलेशनशिप बता सकते हो कि कैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ना, मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन दिखा सकते हो, है ना, एनर्जी के मामले में जो है इंडिया क्या करता है, कोऑपरेट करता है इन सारे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ, है ना, डिफेंस के मामले में कोऑपरेशन है, आर्म्स ट्रेड भी करते हैं, न्यूक्लियर एंड स्पेस कोलैबोरेशन भी है, कल्चरल रिलेशंस और बॉलीवुड का भी इन्फ्लुएंस है। तो आप ये इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज वाला क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये पॉइंट्स लिखोगे तो यार आपका 6 मार्कर क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाएगा। आपको सिर्फ ये कीवर्ड्स आपको याद रखनी है, ठीक है।
तो बच्चे आपको क्या करना है अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, सो दिस वाज अ कीवर्ड सीरीज, ये कीवर्ड सीरीज है, पर अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो बच्चे हमारे बहुत सारे न्यू बैचेस आए हुए हैं, और अगर आप उनको परचेज करना चाहते हो तो आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो ASHI40, और इसको लगाकर आप खरीद सकते हो। मैं एक बार दिखा देती हूँ कि बैचेस कौन कौन से हैं जो करेंटली सबसे ज़्यादा न्यू है, जिनको आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, और कितने प्राइस के। तो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट, या फिर आपको कहाँ जाना है, या फिर आपको ऐप पे जाना है। CUET आर्ट्स में आप जाएंगे बच्चे, CUET आर्ट्स का गया, ये रहा, UG एंड PG में जाओगे, CUET आर्ट्स में जाओगे, क्या हो गया इसको लेट्स सी, CUET आर्ट्स, ठीक है, CUET UG, ठीक है, CUET UG हो गया, CUET आर्ट्स में आप गए तो CUET लेट मी चेक इट वंस अगेन, दूसरी इसमें खोल लेते हैं, है ना, इसमें चल के देखते हैं, क्योंकि कुछ में भी इशू आ जाता है कभी कभी ना। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ बच्चे। तो यहाँ पे आपको UG एंड PG एंट्रेंस में जाना है, CUET आर्ट्स पे जाना है, लेट्स, यस, अब खुल गया ना। तो यहाँ पे ये एम्बिशन बैच है, दिस इज द लेटेस्ट बैच, है ना, और ये सफलता बैच है जो कि ड्रॉपर्स का बैच है। तो अगर आप ये एम्बिशन बैच लेना चाहते हो बच्चे, तो ये आपको कितने का दिखा रहे हैं, 6199, बट यहाँ पे हम इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं। अगर आप यूज करोगे यहाँ पे ASHI40, बच्चे कूपन कोड लगाने की ना जगह होती है, ऑलरेडी लगा होता है, उसको हटाया करो, क्योंकि उस वाले पे कम डिस्काउंट होता है। टीचर का लगाओगे तो आपको यहाँ पे और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 5951 का ये आपको जो है बैच पड़ेगा, इसमें डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई जाती है। ठीक है बच्चे, डू चेक इट आउट, इसको चेकआउट कर लेना। ऑल्सो अगर आप चाहते हो मैम एंड तक आपका साथ बना रहे, तो एंड तक मेरा साथ बना रहे, तो इसके लिए आप जो महापैक ले सकते हो। एक विद बुक्स है, एक विदाउट बुक्स है। विदाउट बुक्स वाला जो है आपको कितने का पड़ेगा, बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे आप ASHI40 लगा लेना, ASHI40, ये आपको बच्चे 8159 का पड़ेगा। देखो बच्चे बेस्ट डील है ये, क्योंकि इसमें ना सारे बैचेस मिलते हैं। वो 5000 समथिंग का है, 6000 का, 2000 का डिफरेंस है। 2000 के चक्कर में आई थिंक आपको यही ले लेना चाहिए, मतलब अगर कोई फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है तो ये आपको जो है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। ओके, वहीं पर अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो विच बैच इज परफेक्ट फॉर यू, ashi.sharma@adda247.com पे। एंड दिस इज ऑल्सो माई टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और बाकी कीवर्ड्स की जो वीडियोस है वो भी जरूर आएंगी। एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्या आपको ये इनिशिएटिव जो मेरे द्वारा लिया गया है कीवर्ड्स का वो अच्छा लग रहा है, तभी मैं कंटिन्यू करूँ ना यार। देखो अगर इस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तब मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। तो आपके ऊपर है कि क्या आप चाहते हो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि यार तभी मेहनत करने का मन करता है ना, तो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी, एंड ऑल्सो प्लीज बताना कि क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं या फिर नहीं करूं। ऑल्सो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।